हाय पेरेंट, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं और हमको पता है कि क्या करना नहीं करना है, बट फिर भी एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाता है, रिवीजन क्लास जैसा हो जाता है। तो पेरेंट्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोशिश करना है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिले और डायरेक्टली माँ से मिले। ऐसा नहीं कि माँ का दूध बाहर निकाल करके चम्मच में दे दें या कटोरी से दे दें या बॉटल से दे दें। तो कोशिश करना है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिले। तो फिर अगला ही क्वेश्चन ये आता है कि उसका अगर पेट नहीं भर रहा है तो क्या करेंगे। तो सिंपल सा सवाल है कि समझिए कैसे कि पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हमको देखना है। सबसे स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है कि बच्चा पेशाब कितनी बार कर रहा है और कैसा कर रहा है। इनफैक्ट आपको देखना होता है कि बच्चा मिनिमम 24 घंटे में मिनिमम 6 बार पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट, तो ये मिनिमम हो गया, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। बच्चा, हर एक बच्चे का अपना एक एवरेज होता है, कोई 15 बार करता है, कोई 16 बार करता है। बट आप ये मान के चलिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा हर दिन 15 बार करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा हर दिन 15 बार करता है, आज उसने 10 बार किया, तो वो हिंट दे रहा है कि भाई उसका जो पेशाब है पहले से कम किया है, उसका खुराक भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। उस सिचुएशन में आप फॉर्मूला मिल्क कभी कभी दे सकते हैं। तो पहला इंडिकेशन है जो यूनिवर्सल इंडिकेशन है, और हर डॉक्टर इस बात से सहमत भी होगा, ठीक है आपका बच्चे का पेशाब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आप फॉर्मूला मिल्क दे दें। दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, बच्चा ठीक से सोएगा नहीं, बट ये बड़े ही नॉन स्पेसिफिक साइंस हैं, बिकॉज बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ भूख से ही नहीं रोते। बट हाँ, अगर पेशाब भी कॉम्प्रोमाइज और उसके साथ बच्चा रो भी रहा है तो वो एक स्पेसिफिक साइन में आ जाता है कि हाँ भाई बच्चे का पेशाब कम हो गया है, तो फिर उसको फॉर्मूला मिल्क दे दिया जाए। दूसरा एक और इंडिकेशन है, जैसे कि बच्चा आपको बहुत परेशान कर दे रहा है, हर एक आधे घंटे में आपको फीडिंग के लिए डिमांड कर रहा है, आप थक जा रहे हैं, तो आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको लगता है कि नहीं सर मैं थक नहीं रही हूँ, मैं आधे घंटे में अपना फीडिंग कराऊंगी, ये बहुत अच्छी बात है, आपको अपना ही फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ चीज़ें और है जो यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाता है पेशाब के बारे में, जैसे बात किया हमने, तो पॉटी कितनी बार करना चाहिए बच्चों के। बच्चे मान के चलिए कि दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। दूसरा ये भी है कि 5 से 7 दिन तक पॉटी नहीं भी कर सकते हैं, ये भी एकदम नॉर्मल है, प्रोवाइडेड बशर्ते वो पेशाब जो है अपना कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहा हो। मतलब अगर उसका पेशाब अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो पॉटी कितनी बार कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पेशाब नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। और हाँ, पॉटी में ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर पॉटी में ब्लड आ रहा है तो वो एक डेंजर साइन है, आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। तो 2 डेंजर साइंस मैं अक्सर डिस्कस करूँगा। एक, पॉटी में ब्लड आ जाना, वो एक डेंजर साइन है, तुरंत डॉक्टर को बताइए। और पेशाब 24 घंटे में 6 बार से कम कर रहा है तो एक डेंजर साइन है, डॉक्टर को तुरंत बता दीजिए। दूसरा एक और सवाल आ जाता है फीडिंग से रिलेटेड कि सर फीडिंग बढ़ाने का क्या टेक्निक है, क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, मेरे खाने से फीडिंग पे कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं। पहली बात, फीडिंग पे इफेक्ट तो होता ही है, आप अच्छे से खाना खाएंगे तो अच्छे से आपका दूध बनेगा, पानी अच्छे से पिएंगे तो दूध बनेगा। बट हाँ, आपके कुछ स्पाइसी खाने से बच्चे के पेट में गैस बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी मन करे खाना चाहे तो खा सकते हैं, बट हाइजीन जरूर मेंटेन करके रखेंगे। 2-3 चीज़ का और ख्याल रखना है कि माँ का दूध अधिक होने के लिए, ज़्यादा होने के लिए माँ को स्ट्रेस फ्री और पेन फ्री रहना पड़ेगा। पेन जो है धीरे धीरे कम तो जाता है, बट जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे है। आपको सोचना है कि नहीं मेरा बच्चा हेल्दी है, कोई टेंशन नहीं, मेरा बच्चा दूध पी रहा है, तो ये एक अच्छा फीलिंग आएगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बट जितना आप स्ट्रेस लेते रहेंगे कि वो फीडिंग ले रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा दूध नहीं ले रहा है, या आपके और भी कुछ स्ट्रेस आप अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है दूध धीरे धीरे कमने लग जाएगा। अब ये है दूध बनाने वाले हार्मोन्स जो कि आपके स्ट्रेस और पेन पे अफेक्ट करते हैं। बट दूध निकालने के लिए बच्चा जब तक दूध खुद से टानेगा नहीं तो दूध निकलेगा नहीं। ये जस्ट एक हैंडपम्प की तरह है, अगर ठीक से आप हैंडपम्प प्रेस करते हैं तभी पानी निकलता है, चाहे कितना भी नीचे पानी रहे, बट अगर आप हैंडपम्प ठीक से प्रेस नहीं करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। सिमिलरली जब तक बच्चा दूध ठीक से टानेगा नहीं तो उसका दूध वो निकाल नहीं पाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप स्ट्रेस में कॉन्टिन्यूअस रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो दूध है धीरे धीरे वो सूख जाएगा, और जब बच्चा दूध टानेगा उसको दूध मिलेगा नहीं, वो और भी ज़्यादा रोएगा, आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और धीरे धीरे ये जो साइकिल है दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, पेन फ्री धीरे धीरे तो आप हो ही जाएंगे। बट आप हाँ, ज़्यादा सोचे नहीं कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ। इनफैक्ट आपको माथे में ये ऐसे रख लेना है कि हाँ मेरे पास एक बैकअप तो वही फॉर्मूला मिल्क आपको देना नहीं है। बट जैसे आप सोच लेते हैं कि आपको चीटिंग अलाउड है, तो आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली
फ्री होकर एग्जाम देने जाते हैं। आपको चीटिंग करना अलाउड भले ही बोल दिया, आप चीटिंग नहीं करते हैं बट फिर भी आप आराम से पास हो जाते हैं। तो सिमिलरली आपको ये कह देते हैं कि फॉर्मूला मिल्क आपके पास एक बैकअप है, आप टेंशन मत लो, ज़्यादा बच्चे को तकलीफ होगी तो हम दे ही देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स हो जाते हैं और हो सकता है कि आपको शायद फॉर्मूला मिल्क देना भी ना पड़े। अब आ जाते हैं फीडिंग के बाद बेबी को हर बार डकार दिलाना है। डकार दिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा दूध पिएगा उसको डकार दिलाना है। अब इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चा अगर पीते पीते दूध सो जाए तब भी उसको 10 मिनट के लिए ऐसे कंधे पर रख के आपको डकार दिलाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बच्चे को डकार दिला दिया है, डकार दिलाने के बाद बच्चे को सुलाना है। तो सुलाने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे का जो रूम है न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो। बच्चे का जो रूम होना चाहिए 25 से 28 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, और बच्चे के हाथ पांव को आप बीच में चेक करते रहें कि उसके हाथ पांव गर्म है कि ठंडे हैं। अगर बच्चे का हाथ पांव ठंडा है तो हो सकता है कि रूम ठंडा है, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा रूम गर्म करके उसके हाथ पांव को रैप करके रखना चाहिए, और बीच बीच में उसको यहाँ पे चेक करते रहना चाहिए कि पसीना हो रहा है कि नहीं। समटाइम्स बच्चे को तो पसीना होना एक बहुत नॉर्मल फाइंडिंग है, बट कभी कभी आप इतना ज़्यादा रैप कर देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि उसको पसीना होने लग जाता है, तो उसको भी आपको चेक करते रहना चाहिए। तो हाथ पांव अगर ठंडा हो रहा है तो मतलब रूम ठंडा है, या फिर उसने कुछ यूरिन पास किया है या उसके कुछ गीला करके रखा हुआ है, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। बट आपने देखा कि आधा घंटा हो गया उसके हाथ पांव ठंडे के ठंडे ही रह रहे हैं, तो वो एक थर्ड डेंजर साइन है जहाँ पे आपको डॉक्टर को तुरंत अर्जेंटली अपडेट कर देना चाहिए। फोर्थ, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे को स्किन केयर के बारे में क्या करें। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जैसे बताऊंगा कि अगर बच्चे का जब नाभि गिर जाए, जब सूख जाए, तब आप उसको हर दिन नहलाइए गुनगुने पानी से। उसके पहले बस बॉडी को हल्का गुनगुने पानी से पोंछ दीजिए। सेकेंड, ऑयलिंग भी पॉसिबल 2 हफ्ते के बाद कीजिए। थर्ड, ऑलिव ऑयल या नारियल तेल यूज़ कीजिए, सरसों तेल एकदम मत यूज़ कीजिए। मैं आपको वापस सलाह दूंगा, सरसों तेल एकदम नहीं छूना है। फोर्थ, आंखों में काजल मत लगाइए, काजल इफ पॉसिबल अवॉइड कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप काजल ना लगाएं। तो बेबी प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करना है? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, सरसों तेल और जॉनसन। अभी मैं सरसों तेल ने मना कर दिया। जॉनसन के बारे में क्या क्या न्यूज़ आया था, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट इतना बताना चाहूँगा कि आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। तो जस्ट लाइक यदि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जैसे आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को जैसे आप अपने स्किन टेस्ट कर लेते हैं, तो बच्चे के भी पाँव में आप लगा के एक बार स्किन टेस्ट कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ, इम्यूनाइजेशन। बच्चे के जो जन्म के टीके हैं उनको हॉस्पिटल से मिल जाता है या डॉक्टर उनको दे देते हैं, एट अर्लिएस्ट दे देते हैं, जितना रिकमेंडेड डोज होता है और रिकमेंडेड डेट के हिसाब से। अगला डोज उसके 1.5 महीने के बाद होता है, 6 वीक्स में, जहाँ कुछ पेनलेस, पेनफुल और निमोनिया के इंजेक्शंस होते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को डिसाइड करने में दिक्कत होती है। उसके बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, बट हाँ, आपके वैक्सीनेशन कार्ड में लिखा हुआ रहता है। कुछ जरूरी दवाइयाँ जैसे बुखार की दवा, पेट दर्द, नाक का ड्रॉप आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा। बट एक विटामिन डी है जो कि 1 साल तक चलता रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस शहर में हैं, किस देश में हैं या किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं। विटामिन डी आप सेम डोज में चलाते रहेंगे। अगर हाँ उसका डोज चेंज करना होगा तो आपके डॉक्टर फॉलोअप में देखेंगे, उस हिसाब से बच्चे का उसका असेसमेंट करने के बाद उसके डोज को चेंज कर सकते हैं। बट यूनिवर्सली एक ही डोज होता है जो 1 साल तक सेम चलता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त, वापस रिवाइज कर लेते हैं कि डेंजर साइंस जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेंजर साइंस आप कैसे याद रखेंगे? डेंजर साइंस मतलब पेशाब 24 घंटे में लेस देन 6 टाइम्स, पैखाने में ब्लड आ जाना एक डेंजर साइन हो जाता है। एंड थर्ड इज कि बच्चे का हाथ पांव ठंडा रहता है, तो डेंजर साइन है। फोर्थ, आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इन केस अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो बनाएं और वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप कर दें कि आपके बच्चे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वो लगता है कि कुछ अजीब लग रहा है या कुछ अजीब तरीके से हरकत कर रहा है, तब वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रेंड्स, आप इंजॉय कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक मजा भी और सजा भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं, किस एंगल से देखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।